बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कौन बनेगा सेनेट का चेयरमैन, फैसला कल होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या सादिक संजरानी साहब। जोड़ तोड़ जारी है, राब्ते जारी हैं, सियासी जोमा जो है वो एक दूसरे के पास जा रहे हैं, एलानिया गैर एलानिया मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सारी और बाज़गश भी सुनाई दे रही है। जिस तरीके से आज साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हाफिज़ अब्दुल करीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनके सेनेटर को टेलीफोन कॉल्स की गई हैं और जिसमें कहा गया है कि वो सादिक संजरानी साहब की हिमायत करें। साथ साथ ये भी कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि DG ISPR के बयान के बाद वो ये समझ रहे थे कि मामलात न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इलेक्ट्रॉनिक ख़त समझा जाए। तो ये जो जुमले हैं ये वजाहत के लिए काफ़ी हैं। साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार साहब के हवाले से आज भी जो कोर कमेटी का इजलास था, एक मरतबा फिर वही बात सामने आई कि उस्मान बोजदार साहब को हटाए जाने में या तब्दील किए जाने की ख़बरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। उस्मान बोजदार साहब वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर कंटिन्यू करेंगे। ये जो सारा प्रोसेस हुआ है सेनेट का, कल अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, हल्फ भी हो जाएगा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट सब मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस ने हमारा जो जमहूरी निज़ाम है, हमारा जो पार्लिमानी सिस्टम है, उसके बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके चेहरे पे से नकाब उतार दिया है। जीत किसकी होगी और शिकस्त किसकी होगी, निज़ाम किस तरह से एक्सपोज़ हुआ, निज़ाम में शामिल जो लोग हैं वो किस तरह से एक्सपोज़ हुए हैं। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से भी, अपोजिशन की सियासत के हवाले से भी, इमरान खान साहब को जो डेंट पड़े हैं उनकी सियासत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मोहतरम जनाब सलीम बुखारी साहब। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब मज़हर अब्बास साहब, और लाहौर से ही मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब रज़ा रूमी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने का। ये फरमाइएगा, ज़रा रहनुमाई फरमाएँ कि जो पूरा प्रोसेस हुआ है, इसने जो हमारा चेहरा है, हमारे सिस्टम का चेहरा, उसको जिस बुरी तरह से बेनकाब किया है, जो बदनुमाई के जो दाग नज़र आए हैं, तो कल जीतने के बाद भी क्या सिस्टम की हार नहीं होगी जो इस सिस्टम में से निकलेगा कल? बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया है। गुजारिश ये है कि अगर तो आप चाहते हैं कि मैं एक जुमले में आपको समअप कर दूं, तो जो कल हराम था वो आज सब हलाल है। ठीक। वो जितने बबांगे दोहल नारे लगाते थे इमरान खान साहब, ये नहीं होगा, ये नहीं करने देंगे, ये गलत है, वो गलत है, वो सब कुछ ठीक हो गया। और उसके ऊपर जो कमाल का जुमला लगाया है शिबली फराज साहब ने कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे सेनेट का चेयरमैन को जितवाने के लिए, बावजूद इसके कि हमारे वोट कम है। ये किस चीज के इशारे हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं? हम 47 वोट लेके 53 वोटों वालों 53 वोटों वालों को कह रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये सारा कुछ इतना एक्सपोज होता जा रहा है कि वो जितनी हाई मॉरल ग्राउंड थी PTI की, और खासतौर से इमरान खान साहब की जो कप्तान के नाम से अपनी पार्टी में मशहूर है, उनकी वो हर कदम से पीछे गए हैं। और जब उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होने लगा टीवी टॉक शोज में, या जो इंटेलेक्चुअल हैं उन्होंने कॉलम्स लिखे, तो फिर उन्होंने हमें बताया, पूरी तारीख का एक नया सबक दिया कि जो बड़े लीडर होते हैं वो हमेशा यू टर्न लेते हैं। यानी जो वो ऐलान करें, जो वो वादा करें, जो वो कहें, उस सब कुछ से वापस चले जाना उनका राइट होता है। यही एक ग्रेट लीडर की निशानी है। फिर वो रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना मुझे नहीं समझ में आती कौन से वाली है। एक तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले थी, एक उनकी जिंदगी में थी, फिर एक उसके बाद थी। मेरे ख्याल से वो गालिबन पहले वाली की बात करते हैं, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले थी, जब हर चीज जायज थी जिस तरह से अब जायज है। ना आवाम का किसी को दर्द था, ना आवाम की किसी को परवाह थी। कीमतें आसमान पर चढ़ी हुई हैं, अजाब मचा हुआ है, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। हर एक चीज का जवाब यह है कि पिछले चोर थे, पिछले डाकू थे। वो दूसरी बात है कि अब अल्लाह के फजल करम से उनके इर्द गिर्द भी इतने बड़े बड़े डाकू और चोर बैठे हैं कि जब हम इनकी दास्तानें सुनेंगे, जब इनकी रजीम खत्म होगी, तो पता चलेगा कि पिछले तो बहुत मजलूम लोग थे, बहुत मासूम थे। मैं वापस आता हूं आपके सवाल की तरफ जनाब। कल ये यकीनी तौर पे तय हो जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कहां खड़े हैं, उनकी पार्टी कहां खड़ी है। अब तक जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरह की ऑफर दी जा रही हैं, जिस तरह की कार्रवाइयां खुद इमरान खान साहब ने की हैं कि जिन 16 लोगों को वो कह रहे थे कि वो बिक गए, उन्होंने अपना जमीर बेच दिया, उन्हीं बेजमीरों का, उन्हीं चोरों का वोट लेके उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट लिया है।
सिर्फ 6 वोट ज्यादा हासिल करके, तो आप सोच लीजिएगा कि वो कहां पर खड़े हैं। सही। वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब वो मशवरा दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप एजेंसियों से पूछें उनके नाम, हमें तो पता नहीं है। ये जहां हाल होगा, मुझे बताइए हाफिज साहब, कौन सी कल सीधी है इस रजीम की? बाकी मैं बाकी दूसरे मज- अपने पैनल के साथियों पे छोड़ता हूँ। मदर साहब, ये अखलाकियात मर गई थी, उसका जनाजा निकला है इन दिनों में, या अखलाकियात का जनाजा निकल गया था, हमने दफना दिया? किस स्टेज पे सियासी अखलाकियात? नहीं, देखिए, हम बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं। आप टोटल सेनेट का इलेक्शन उठा लें, ये इलेक्शन उठा लें, मादी के इलेक्शंस उठा लें, ठीक। जितने कई सौ लोग हैं ना इस सिस्टम में, जी। इस सिस्टम में कई सौ लोग मुंतखब होके आते हैं, उनमें से कितने लोग बिकते हैं? शायद मुश्किल से 1%, 2% होगा। इसमें आप गिनती कर सकते हैं आप उन लोगों की जो बिकते हैं। जी। ठीक। तो हम सिस्टम को कैसे बुरा कह सकते हैं? ठीक। सिस्टम ने तो अपनी जगह एक चीज़ दी है आपको कि आप इस तरह चलें, इस तरीके से चलें, इलेक्शन कमीशन। और फिर हमने इवॉल्व किया है, ऐसा नहीं है कि इवॉल्व नहीं किया। हमारे यहाँ क्योंकि जज्बाती गुफ्तगू होती है, लिहाजा आप उस गुफ्तगू में रैशनल जो है दलीलें ख़त्म हो जाती हैं। वरना पहले ये होता था कि सिटिंग गवर्नमेंट ही इलेक्शन कराती थी। फिर एहसास हुआ 77 में कि नहीं, सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन कराती है, तो उस पर सवालात उठ जाते हैं। तो आपने उसको एवॉल्व किया, बीच में मार्शल लॉ लग जाता है, मार्शल लॉ लगता है, उसके बाद गैर जमाती इंतखाबात हो जाते हैं, आप सिस्टम को डिरेल कर देते हैं। फिर सिस्टम अपने आप को एवॉल्व करता है, फिर आप आउटसाइड इंटरफेरेंस आ जाती है, IGI बना दी जाती है, चीज़ों को रोकने की कोशिश की जाती है, 58(2)B ले आया जाता है ताकि इस सिस्टम को जो है कहीं ना कहीं इसको डेंट लगाया जाए। 58(2)B के जरिए डेंट लगाया गया। फिर हमने 18वीं तरमीम के बाद देखा कि फिर ये तय हुआ कि नहीं जी, चूंकि सिटिंग गवर्नमेंट पे सवाल उठता है, लिहाजा इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाए। तो इंटरम गवर्नमेंट का फॉर्मूला ये तय हुआ कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के नाम तजवीज़ करें, और अगर इत्तेफाक ना हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पे। ये साइंटिफिक, ये जो तरीका है वॉल्व करने का, ये हमने नहीं डिस्कस करते, बस हमने 4 चीज़ें उठा लेते हैं और हम अखलाकियात का जनाजा निकाल देते हैं। ठीक। हम सारे सवालात, पूरे सारे पार्लियामेंटेरियंस को हम बुरा भला कह देते हैं। सिस्टम में ख़राबी नहीं है, अफराद में ख़राबी है, लोगों में ख़राबी है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को डेमोक्रेटिकली एवॉल्व नहीं कर रही, उसमें ख़राबी है। कल इलेक्शन हो जाएगा, मिल बैठ के चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, नारेबाजी से निकलें, गालम गलोच से निकलें, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी से निकलें, चीज़ों को बेहतर बनाएं जिस तरह आगे आए हैं। तो मेरा ख्याल है सिस्टम की ख़राबी नहीं है, अफराद उसके अंदर खराब मदर साहब, हैं। एक शॉर्टली और इसी में मैं अगर सवाल आपसे पूछूं कि क्या हमारा सिस्टम अफराद के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है? हम पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की तरफ जाते हैं, हम जो है वो चंद शख्सियात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लेजिस्लेशन जो है ना वो करते हैं, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं चीज़ों पे। तो कुछ ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है अफराद के ऊपर, इसी वजह से शेकी होती हैं चीज़ें? देखिए, उसमें उसमें जो कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब 2 टर्म्स का, अगर प्राइम मिनिस्टर की 2 टर्म्स थी तो वो 2 जी। टर्म रहनी चाहिए। ठीक। इसमें इसको, और मैं तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे नहीं कहूँगा, मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि इवन कौमी असम्बली के जो अरकान मुंतखब होके आते हैं, उन्हें 2 या चलें 3 टर्म्स आप दे दें। 3 टर्म्स बहुत होती हैं किसी भी एक MNA के लिए, MPA के लिए, परफॉर्म करे, सही। दूसरे लोगों को लेकर आए, इसी तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि जब आप ये करते हैं कि आप इलेक्टेबल्स की टर्म्स जो होती है हमारी यहाँ वफादारियाँ तब्दील जिस तरह की जाती हैं, तो अगर आप इस तरह की कंडीशंस लगाएंगे तो उससे चीज़ें बेहतर होंगी, नए लोग आएंगे सामने। तो मेरा ख्याल उस तरफ जाना चाहिए हमें, बजाय इसके कि हम अभी जो डिपेंडेंस है, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज में चीज़ें आगे नहीं आती। अब इमरान खान के बाद अब तहरीक इंसाफ में मैं किसको देखूँ, ठीक बात है। किसकी तरफ देखूं कि कौन सक्सेसर होगा? पीपल्स पार्टी में क्या सीनियर्स नहीं है कि जो इस पोजीशंस पे आ सकें? PMLN में नहीं है क्या लोग इस पोजीशंस पे आ सकें? तो पॉलिटिकल पार्टीज को वो तो अपने वहाँ आप को पर एवॉल्व करना वो तो पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, वहाँ तो डेमोक्रेसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रज़ा रूमी साहब, एक बड़ी जो बात की हाई मॉरल ग्राउंड्स की, इमरान खान साहब की सब बात करते थे, कितना डैमेज हुए हैं उनके हाई मॉरल ग्राउंड्स इस पूरे स्पेशली सेनेट वाले प्रोसेस के अंदर? रज़ा भाई, आवाज़ आपकी। देखिए, सेनेट के प्रोसेस से पहले तो, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। जी। सुन पा रहे हैं मुझे?
जी हाफिज साहब, जी आप आ रही है सुन जी सुन आ पा रही रहे है, हैं जी मुझे? बिल्कुल आ रही है, रजा भाई आप बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो क्रेडिबिलिटी की आपने बात कही है, ये तो पहले डस्का में जो ज़िमनी इंतखाबात जो डस्का में इंतखाबात थे ज़िमनी, वहीं पर ये मामला जो है बड़ा क्लियर हो गया था कि जिस तरीके से वो इंतखाबात जो हैं, उनको मुनक्किद करवाया गया और जो वहाँ पर 2 लोग मारे गए और प्रिज़ाइडिंग अफ़सर जिस तरह गायब हुए, वो उसी वक़्त ये सवालिया निशान खड़ा हो गया था कि दावे अपनी तरफ, लेकिन अमलन वो ये हुकूमत भी वही कर रही है जो कि पिछले माज़ी में होता आया है, कोई उसमें ख़ास फ़र्क नहीं दिखाई दिया। और यही अफ़सोस की बात है कि सेनेट का भी अब इलेक्शन जो है, उसमें भी हम यही देख रहे हैं। पहले तो आपने ये देखा कि वो बहुत बुरा-भला कहा गया जब पहले इंतखाबात हुए कि जो लोग बिक गए हैं और जो लोग पैसे के बलबूते के ऊपर वोट करते हैं, उन्हीं लोगों से दोबारा वोट भी ले लिया गया, तरीके जो अदम एतमाद का वोट था। और अब सेनेट के इलेक्शन में जो आज इल्ज़ामात लगे हैं, ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और यकीनन वो उन्होंने नाम भी लिए हैं, लोगों के इदारों पर भी इल्ज़ाम लगाया है और बात ये है कि ये बिल्कुल भी हुकूमत की अपनी जो है क्रेडिबिलिटी, ख़ुसूसन इमरान खान साहब ने जो अपना एक इमेज बनाया हुआ है और जो उनके बहुत सारे सपोर्टर्स भी मानते हैं कि वो माजी के हुक्मरानों से फ़र्क हैं, लेकिन अमलन वो बिल्कुल मामला वहीं का वहीं है, कोई चीज़ नहीं बदली। और अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना काफ़ी नहीं होगा, ये हमारा निज़ाम जो बन गया हुआ है, चाहे वो ऑन ग्राउंड इलेक्शन हो या सेनेट के इंतखाबात हों, ये अब मंडियाँ जो हैं, मंडियों वाला कारोबार होता है कि जो ताकत और सरमाए के बलबूते के ऊपर जो है इस तरह से इतने जो मुकद्दस ऐवान हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाता है और अपनी मनमानी की जाती है। मेरे तो ख्याल से इमरान खान साहब को इन बातों का नोटिस लेना चाहिए, लेकिन ये भी एक अफसोस की बात है कि जहाँ भी कोई अपोजिशन की बात होती है तो वो बस उनको बुरा भला कहकर अपनी जान छुड़वा लेते हैं कि जी ये तो करप्ट हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, इसलिए ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर उनको अपनी साख बचानी है, देखिए 3 साल तो गुजर गए हैं, ठीक बात है, तो बिल्कुल। अगर उन्हें कोई अपनी लेगेसी छोड़नी है तो उनको इस तरह की प्रैक्टिसेस को और रवायात जो हैं इनको तर्क करना और होगा। उसी हाई मोरल ग्राउंड की बात कर जी। खड़ा होना होगा जिसकी वो बात करते रहे बुखारी साहब। ये अब अगर कल संजरानी साहब जीत जाते हैं तो फिर हुकूमत का मौक़िफ़ यही होगा कि जनाब ज़मीर के मुताबिक लोगों ने वोट दिए और वो बड़ा अच्छा सेनेट चलाते थे, अब जीत गए। गिलानी साहब भी तो जीते थे कौमी असम्बली में। ये हमारे यहाँ का जो ज़मीर हुसैन है ना जी, ये जो अपनी मर्जी से सोता, अपनी मर्जी से जागता है, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी ज़मीर हुसैनों का है। हम तवक्को करते हैं कि ये ज़मीर हुसैन या तो मुस्तकिल सोए रहें और या फिर मुस्तकिल जागते रहें। अच्छा। अब देखना ये है कि कल क्या होने जा रहा है। आप देखिए, आपको एक मिसाल संजरानी साहब के पिछले इलेक्शन की दे देते हैं। 65 लोग थे जिन्होंने अपोजिशन के रात के यानी डिनर में शिरकत की। ठीक। सुबह जब वोट देने गए तो पता चला 50 रह गए हैं। 16 किसने गायब कराए सबको पता है, कुछ लोगों ने तो कहा तक भी, लेकिन किसी के कान पे जूं रेंगी। वो एक्शन रिपीट अगर कल होने जा रहा है तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल फिर इस इलेक्शन में कड़माच जरूर मचेगा। कड़माच से मेरी बता पंजाबी जुबान का एलमत है कि कुछ ना कुछ हंगामा खेजी इसके साथ मुंसलिक होगी कल। तो तवक्को यही करनी चाहिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको चाहिए कि ये जो लेगेसी है कि इस सेनेट के हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है, चाहे वो सेनेटर्स का इलेक्शन हो चाहे वो चेयरमैन का हो, उससे एक तो खुद को अलग रखे और अपना सारा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इसको ट्रांसपेरेंटली होने दे। क्योंकि अगर ये वाज़ेह सूरत हाल के बावजूद भी कि अपोजिशन के पास 53 वोट है और हुकूमती पार्टी के पास 47 है, अगर वो फिर भी जीत जाते हैं तो ये मोजज़े कैसे होते हैं, इसके ऊपर से पर्दा उठने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब खाकार अब्बासी साहब ने और जो उनके साथ वो अब्दुल करीम साहब बैठे हुए थे, अब ये बराए रास्त इल्जाम लगने लगे हैं। इस तरह नहीं होता था। आप साहब, आप भी अरसे से मीडिया में हैं, मैं भी हूं। ये एस्टैब्लिशमेंट तो लफ्ज अब इस्तेमाल नहीं करते लोग, अब तो कोई उसको खलाई मखलूक, कोई गैबी हाथ, और अब तो जुर्रत करके लोग फौज कहने लग गए। ये मेरे ख्याल से सूरत हाल जो है ये काबिल गौर भी है और तशवीशनाक भी है। ठीक बात। और अगर एस्टैब्लिशमेंट ने, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कह के कवर दे देते हैं, अपनी साख बचानी है तो उन्हें इस इलेक्शन के इस गड़मत से पीछे हटना होगा और अलग होना होगा। क्योंकि अगर ये सब कुछ फिर उसी तरह से हुआ
तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मैं तो इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। मजहर मेरा साहब, तो मशवरा यही होगा एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि खुदा के वास्ते इस ऐवान बाला को और इस पार्लियामेंट की कोई थोड़ी बहुत तौकीर जो है उसको बाकी रहने दें। वैसे तो काफ़ी कुछ आप कर चुके हैं और काफ़ी कुछ हो चुका हुआ है, उसके बाद जो तौकीर बाकी है इसका जनाजा ना ही निकले तो बेहतर। मतलब साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं बुखारी साहब का कि बड़ी ये अलार्मिंग सूरत हाल है और अनफॉर्चुनेट है, और आज शाहिद खाकान साहब ने भी कहा कि जी हम समझ रहे थे कि कोई चीज़ नहीं होगी स्पेशली स्टेटमेंट के बाद, तो अब तो खुल के जो बुखारी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि लोग खुल के एक कदम हर आने वाले दिन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल। देखिए, लेकिन ऑपोजिशन बताती क्यों नहीं है? मरियम नवाज साहिबा क्यों नहीं बताती कि किन लोगों को फोन आया? ये तो आज तो शाहिद खाकान साहब नाम क्यों नहीं लेते? आज तो हाफिज अब्दुल करीम साहब साथ बैठे थे नहीं, उनके। और उन्होंने तो और भी था ना, तो ऑडियो, वो कहते हैं ऑडियो कैसेट भी हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। अच्छा, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू मान लिया जाए तो फिर शाहिद खाकान वो जो है गिलानी साहब क्यों कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कि गिलानी साहब इस वक्त भी, आज भी उनका ये बयान है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी दूसरी तरीके से चीज़ों को टैकल कर रही है और पीएमएलएन दूसरे तरीके से कर रही है। ठीक। पीएमएलएन को शक है कि उनके लोग इधर से उधर हो सकते हैं। ठीक। और पीपल्स पार्टी ने शायद अपना होमवर्क उस तरीके से किया हुआ है। देखिए, बलूचिस्तान और सिंध ये क्रूशल रोल प्ले करेंगे कल के नताइज पे, और यहीं से चीज़ें जो है इधर से उधर हो सकती हैं। अब मुझे नहीं पता अभी सराजुल्लाह जमात इस्लामी ने क्या फैसला किया। वो एब्सटेन करेंगे, वो किसी को वोट नहीं दे रहे कल। ठीक है। और अब एएनपी के जो 2 वोट बलूचिस्तान से आए हैं, सेनेटर आए हैं, वो बाप की सपोर्ट पर आए हैं। उनका एएनपी का एक सेनेटर तो केपीके से हैं, हिदायतुल्लाह साहब, जो दूसरे हैं अरबाब उमर फारूक, वो तो सारी मैनेजमेंट सादिक संजरानी साहब ने की थी खुद। हाँ, तो वही, अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें चीज़ें और कितने वोट का फ़र्क होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो मैं अब भी थोड़ा सा एज जो है वो गिलानी साहब को देता हूँ, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, अब उसको मैनेज कर लिया गया हो तो अलग बात है, लेकिन जीडीए में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है मुझे प्रॉब्लम्स जो है वो बलूचिस्तान में इवन विद इन द बाप भी हो सकती है चीज़ें। तो ये चीज़ें किस तरह वो वोटों का फ़र्क बता देगा आपको कि अगर संजरानी साहब जीतते हैं तो कितने वोट से जीतते हैं, और अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो कितने वोट से। वरना तो कैलकुलेशन सिंपल सी है, तो उसी लिहाज से रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन अगर उस लिहाज से रिजल्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं वेटेज जो है ज़मीर का उस तरफ गया है। मतलब सब, एक तो है पॉलिटिकल बार्गेनिंग, दूसरा है पॉलिटिकल बार्गेनिंग के अलावा कहीं और का इन्फ्लुएंस, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं बुखारी साहब। तो कहते हैं जी वो ठीक है, पॉलिटिकल प्लेयर्स को छोड़े। नहीं, तो मुझे ये बताएं ना कि मैं कम कर रहा हूँ, बहुत वाज़ेह तौर पे ज्यादा कह रहा हूँ। नहीं, आप वो जो भी है, लेकिन मुझे ये तो बताएं ना कि गिलानी साहब इस चीज़ को क्यों नहीं बाय कर रहे? गिलानी साहब क्यों कह रहे हैं ये कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? शाहिद खाकान या देखिए, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस गिलानी साहब ने की है जी, गिलानी साहब को रेफरेंस दिया गया कि जनाब खाकान अब्बासी साहब के साथ बैठे हुए अब्दुल करीम साहब ने ये कहा, तो उन्होंने कहा इसका मेरे इल्म में नहीं था, अगर ऐसा है तो सूरत हाल में देखूंगा फिर क्या है। तो अपने बयान से वो थोड़ा सा पीछे हटे हैं। ठीक, मैं एक थोड़ा सा पीछे हटे, वाज़ेह तौर पे नहीं हटे हैं अभी। वो हो सकता है पूरी उम्मीद हो ना कल के बाद जो है ना वो जरा खुल के यही इसीलिए मैं उनको थोड़ा सा एज दे रहा हूँ, वरना शायद नहीं देता। ठीक बात है, मैं एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो रज़ा रूमी साहब से बात करते हैं इस मामले में। वेलकम बैक नाज़रीन। सलीम बुखारी साहब, मज़हर अब्बास साहब, रज़ा रूमी साहब मेरे मेहमान हैं। ब्रेक पे जाने से कब रज़ा साहब बात हो रही थी क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूट्रलिटी फैक्टर, क्या कहेंगे आप इस मामले पे? देखिए, बात यह है कि गिलानी साहब ने तो पहले भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, आज भी उन्होंने यही बात दोहराई है, और ये मानी खेज बात है। जो पीएमएलएन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर बात है कि इससे एक फ़र्क हमें बयानिया मिलता है और एक फ़र्क अप्रोच मिलती है, लेकिन गिलानी साहब के भी अपनी जो है सोर्सेज तो होंगे इंफॉर्मेशन के, और यकीनन उनके रवाबित भी होंगे जहाँ के जिसकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं।
मसला इस वक्त ये है कि एक तो ये मुकाबला बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। जैसे आपको पता है कि 2-3 जो सेनेटर्स हैं वो ये पूरी गेम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक। तो एक तो ये वाला मसला है, और दूसरा मसला ये है कि पीडीएम के साथ जो मामलात हैं वो क्या तय हो रहे हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि जरदारी साहब ने पीडीएम के अंदर जो है वो एक स्पेस निकाली और अपनी जो है सियासत उस फर्क रुख के ऊपर वो लेकर गए हैं, और अपने आप को पीपल्स पार्टी को दोबारा उन्होंने ना सिर्फ अहम कर दिया है बल्कि मैदान में उतार लिया है बगौल शख्स से। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सरदारी साहब के इस वक्त क्या अंडरस्टैंडिंग है और उनकी पीडीएम से क्या अंडरस्टैंडिंग है। देखिए बड़ी वाज़ेह सी बात है कि इस वक्त जो है मामला जो मियां नवाज शरीफ और पीएमएल का जो अपना एक मौकफ है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो हम भी लेते रहे हैं और ले रहे हैं, और ये चीज़ जो है गालिबन इसी वजह से कुछ हमने देखा कि कुछ बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हुआ, और अब ये जरदारी साहब क्या डिलीवर कर पाएंगे और क्या अश्योरेंसेस देंगे, ये सब उस पर मुनहसर है कल का जो इंतखाब। साफ सी बात करनी चाहिए। बुखारी साहब, ये जरदारी साहब को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जरदारी साहब क्या सोच रहे होंगे कल अगर उनका उम्मीदवार हार जाता है तो जरदारी साहब का जो पॉलिटिक्स है उसका रुख कुछ और होगा, जीत जाता है तो कुछ और होगा, क्या होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि थोड़ा सा जरदारी साहब को ट्रैक रिकॉर्ड में देख लेते हैं और बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वो जो एक लफ्ज हम कभी कभी एक जुमला सुनते हैं कि एक जरदारी सब पर भारी, उन्होंने अपने आप को साबित किया जब उन्होंने पंजाब बलोचिस्तान की हुकूमत तोड़ी थी और छाती ठोक के कहा था कि मैंने तोड़ी है। उसके बाद उन्होंने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में संजरानी साहब का साथ देके उनको जितवा दिया था। ये सारी सूरत हाल हमारे सामने। और अभी हालिया इलेक्शन में आप देखिए कि सिंध में जितने बाई इलेक्शन हुए वो सब में पीपल्स पार्टी जीती है। उसके बाद पंजाब में जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें वहां नून लीग जीती है। केपी के नौशहरा में जो एक वो जिसको कहते हैं सन लग जाना या वारदात हो जाना, वो वारदात भी हो गई है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो जितना भी प्रोपोगेंडा 2.5 साल पीटीआई और इमरान खान साहब ने किया, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो लूट गए, वो खा गए, वो पेट फाड़ देंगे, ये कर देंगे, उस सब कुछ का कोई रत्ती भर भी असर उनके वोट बैंक पर नहीं हुआ है, वो अभी तक इंटैक्ट है। दूसरी बात यह है कि अपने घर की एक सीट हार जाना इज अलार्मिंग। चाहे आपस के इख्तलाफ थे, चाहे दो भाइयों में इख्तलाफ थे, जो कुछ भी था, और हम लोग आराम से भूल जाते हैं। परवेज खटक साहब ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं जब चाहूं इमरान खान की हुकूमत गिर सकती है, वो याद ही नहीं रखते हम। एक तो बड़ी मुसीबत की बात यह है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जरदारी साहब इज एक्टिव एंड ही इज वेरी एक्टिव। तमाम तर बीमारी के बावजूद वो अदालतों में नहीं आए इसलिए कि वो बहुत बीमार थे, लेकिन जब से ये इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ और खास तौर से सेनेट का, वो बहुत एक्टिव हैं। और वो जब एक्टिव होते हैं तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि उसका नतीजा जो है वो उनके हक में ना निकले। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर केपीके से जीत गए थे, अगर आपको याद होगा, जबकि वहां कोई वोट नहीं था उनका। तो ये सब कुछ मोजज़े जो हैं वो करने के लिए तैयार भी हैं, आमादा भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। तो जहां एस्टैब्लिशमेंट, यार एक तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं बड़ी दिक्कत होती है, जहां हमारी मुक्तदर हल्के कह लीजिए आप, सिक्योरिटी अदारे कह लीजिए आप, जहां वो एक्टिव होते हैं, उसके तोड़ के लिए फिर जरदारी साहब जैसे ही बंदा होना चाहिए। और कल इन्हीं 2 का मुकाबला है, आप देख लीजिएगा, फिर तय हो जाएगा कि कौन जीता है। अब ये कल जो है मजहर साहब, कल फ्रेंडली मैच होगा या रियल फाइट होगी कल जो मुकाबला, अगर जिस बुखारी साहब जो वैसे बुखारी साहब भी कमाली बात कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट और जरदारी साहब का मुकाबला होगा। कमाल है। जरदारी साहब ने ऐसी क्या बात की है कि उन्होंने वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं वो मिलके, आप देख लें वो इस्लामाबाद में बैठ के क्या कर रहे हैं पिछले 4 दिन से। हाँ, तो ये भी देख लें। तो आपको कैसे पता कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात खराब हैं? तो तभी तो मैंने फ्रेंडली नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं है। वो तो सवाल इन्होंने किया कि फ्रेंडली मैच है या सही मैच है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने हाफिज साहब के प्रोग्राम में कहा था कि पीडीएम जिस हद तक चली गई है, ये आशीर्वाद के बगैर नहीं होता। पता नहीं कौन सी दुनिया में होता होगा ये। ठीक जी, और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसा है जिसके अंदर कभी क्रैक्स ना हो। ठीक। देखिए, वो उनको देखिए, जरदारी साहब जो हैं वो एक मर्तबा वो कहते हैं ना कि अगर आपका किसी भारी पत्थर के नीचे हाथ आ जाए तो 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप फौरी तौर पे हाथ खींचते हैं, जब फौरी तौर पे हाथ खींचते हैं तो हाथ जख्मी हो जाता है।
और एक होता है आहिस्ता आहिस्ता हाथ खींचना। जब उन्होंने ये बयान दिया था ईंट से ईंट बजाने का, तो उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये बड़ी तेज़ी से मैंने हाथ खींच लिया है, लिहाजा वो दुबई चले गए। 1-1.5 साल वो दुबई में रहे। तो उसके बाद उन्होंने उस चीज़ से सीखा है। वो पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं करते। वो पॉपुलर पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू में करने की कोशिश की थी, उन्हें खातिर खा उसमें कामयाबी नहीं हुई। लोग नहीं आते थे, उनको जाते थे तो उनको रिसेप्शन पे नहीं आते थे। लाहौर में उन्होंने एक तजुर्बा करके देखा, वो नाकाम रहा। उसके बाद से वो पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं, वो यही पॉलिटिक्स करते हैं। वो एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड के अच्छे खिलाड़ी हैं। वो चेस बोर्ड लेके बैठते हैं, चेस के देखते हैं किसकी दूसरा, क्योंकि चेस जब आप खेल रहे होते हैं तो आप कोई चाल चलने से पहले ये भी देखते हैं कि इसके जवाब में क्या चाल आएगी। तो वो जरदारी साहब उस तरह के खिलाड़ी हैं कि वो जब मोहरा इधर से उधर करते हैं तो उन्हें पता होता है कि जवाब उधर से क्या आएगा। तो वो कम, जिस तरह बुखारी साहब कह रहे थे, वो अपने पॉलिटिकल मैचेस कम लूज किए हैं। सही। और फिर ये कि जिस तरीके से हमारे यहाँ बिकते हैं, बिल्कुल लोग बिकते हैं, करोड़ों के पैसे, करोड़ों में चीज़ें जाती हैं और ये रकूम होती हैं, ये हर तरह से। लेकिन मॉरल क्वेश्चन जो है वो इमरान खान साहब के लिए भी है, क्योंकि वो जो है वो इस तरह के जो है अखलाकियात के सबक बहुत देते हैं। उन्होंने खुद अपने आप को वहाँ खड़ा कर लिया था कि जनाब बस वहाँ खड़ा कर लिया। अगर वो हाई मॉरल ग्राउंड पे होते, अगर वो कौमी असम्बली तहलील कर देते या नए इलेक्शन का ऐलान कर देते अपने 16 MNAs के नाम, उनको पता है 16 MNAs के नाम, जी जी बिल्कुल। एजेंसीज ने उन्हें बताया है, वो खुद कहते हैं। जब वो ये कहते हैं कि एजेंसीज उनसे पूछें, तो एजेंसीज ने उन्हें भी तो ब्रीफ किया है ना। सही। लेकिन वो नहीं बताते। तो जब नहीं बताते, कहते हैं वो अब्दुल कादिर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फैसल वाडा को इधर से उधर कर देते हैं। तो फिर हमें अखलाकियात के सबक ना दें। बाकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में बिल्कुल ठीक टिट फॉर टैट है, ठीक है। जी बुखारी साहब आप कमेंट कर लें तो मैं रजा साहब की तरफ। जी मैं थोड़ा सा एक सिर्फ जिसारत कर रहा हूँ इजाफा करने की। पहली बात तो ये है कि जरदारी साहब ने अपना हाथ पत्थर के नीचे दे के तवील अरसे तक इंतजार किया कि उनके ऊपर से जो तलवारें लटक रही हैं, चाहे वो केसेस हैं, चाहे उनकी बहन के खिलाफ है, वो सारे कुछ किसी तरफ से कोई रिलीफ मिल जाएगा। तो अब वो हाथ जख्मी है, और जख्मी बंदा तो जितना मर्जी वीक हो वो वैसे ही हुआ हुआ होता है। ये तो हमारे मेरे ख्याल से इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए। जरदारी साहब आज जिस पोजीशन में है या जहां खड़े हैं, वहां उन्हें अब उस एडमिनिस्ट्रेशन से या एस्टेब्लिशमेंट से उस तरह की तवक्को नहीं है। अब ये लड़ाई है और लड़ाई उनको लड़नी है। अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी को जिंदा रखना है, अगर उन्होंने अपोजिशन में अपनी पॉलिटिक्स को एक मकाम देना है, ये लड़ाई अब वो अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे हैं, हालात की मजबूरी की वजह से लड़ रहे हैं। और वो वहां सियासतदान ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी जात, अपना इन्फ्लुएंस, अपनी सियासी कुव्वत को इस्तेमाल करने के साथ साथ पैसा लगाना भी जानते हैं। मेरे ख्याल से अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें उनको, तो ये सब कुछ भी मिल मिला के काफी वजन बनता है। अब कल देखते हैं क्या होता है, कल पता लग जाएगा। जी रजा भाई, बुखारी साहब जरदारी साहब कभी भी सड़कों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये याद रखिएगा। जी रजा भाई, वो आसिफ जरदारी जी देखिए, सारा कुछ तो कह दिया मजहर साहब ने और बुखारी साहब ने, मैं इसमें क्या इजाफा करूं। बात ये है कि ये लड़ाई, आपका हर्फ आखिरी होगा रूमी भाई, आप आखिरी हर्फ बोले। बात यह कि ये लड़ाई भी है और ये समझौते की एक काविश भी है। दोनों तरफ हमें दिखाई दे रहा है। अगर समझौता होता है तो अच्छी बात है, अगर समझौते में गड़बड़ होती है तो फिर लड़ाई के लिए पीडीएम का प्लेटफॉर्म तो मयसर है। अभी तक जो जरदारी साहब की अप्रोच रही है वो अमलियत पसंदी पर मबनी थी कि सिस्टम के अंदर से इमरान खान सरकार जो है उसको झटके दिए जाएं सेनेट के इंतखाबात से, ज़िमनी इंतखाबात से, और वो इसी पॉलिसी पर गामजन है। गालिबन बहुत से लोगों का कहना है कि उनको कोई इशारा भी था या कोई उनकी बातचीत थी। वो अब उसके बारे में कोई हतमी इंफॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, मगर आसार तो यही हैं। लेकिन बिलफरज अगर कल संजरानी साहब जीतते हैं, गिलानी साहब की हार होती है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पीडीएम का प्लेटफॉर्म तो है, क्योंकि फिर यही होगा कि जो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं काफी अरसे से कि ये सिस्टम के अंदर से ये नहीं होगा, ये बाहर से ही होगा, सड़कों पे होगा या होगा, फिर पीपल्स पार्टी को भी बाअमरे मजबूरी उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, अगरचे कि अभी तक वो नहीं तैयार थे। यानी ये रिजल्ट डिफाइन करेंगे कि सिमत क्या होगी। लेकिन जो मदर साहब का पॉइंट है वो ये है कि वो कोशिश यही करेंगे कि किसी तरीके से
वो चेस बोर्ड के ज़रिए शिकस्त दें, बजाय इसके कि वो मैदान में जाएं और वहाँ पे जाके लड़ाई करें। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर अपनी डिबेट को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रज़ा रूमी साहब, मदर अब्बास साहब, सलीम बुखारी साहब मेरे मेहमान हैं। बुखारी साहब, ये ज़रा उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बताइएगा। जब कुछ होता है कहते जी ये जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर की एक शटअप कॉल आ जाती है, भाई कहीं नहीं जा रहे, क्यों ऐसी बातें उड़ाते हो? देखिए, पहले तो आपको ये जरा गौर करना पड़ेगा कि ये बुज़दार साहब किस रास्ते से आए थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अपने अपने जितना छोटा मोटा मेरा तजर्बा है, जाएंगे भी उसी रास्ते से। क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है पिछले 2 साल से कह रही है खान साहब बाज आ जाएं, इसको वसीम अकरम प्रेस को घर ले जाएं, मगर उनको मान के नहीं दिए हैं। तो ये तो तय हो गया कि जाएंगे वो वैसे ही जैसे आए थे। अब इसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है कि वो कैसे आए थे, उसका ये वक्त नहीं है। देखिए, कल के इलेक्शन की में क्या नया है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। ठीक। देखिए, बैड गवर्नेंस, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस, बैड इकोनॉमी, सी पैक गो स्लो, स्प्लिट इन पार्टी, ये सारे फैक्टर तो मौजूद हैं। इसके अलावा यह है कि पहली दफा यह हुआ कि इमरान खान की पार्टी में से लोगों ने बबांगे दोहल कहा कि आपके नॉमिनेटेड लोगों को वोट नहीं देंगे। 13 बंदों ने कराची से लिख के भेज दिया, आप वहां बैठे हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि हम वोट नहीं देंगे। फिर बलोचिस्तान के लोगों ने कहा कि जी ये जो आपने अब्दुल कादर साहब ले आए हैं, इसका तो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो वोट नहीं देंगे। आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं नॉमिनेशन वापस ले लेता हूं। यही हुआ अबलू साहब के बारे में, वो भी नॉमिनेशन वापस ले ली। फिर पार्टी के कैंडिडेट बिठा दिए और उनसे कहा कि वोट भी दे दें, वो इलेक्ट भी हो गए, फिर पार्टी में शामिल भी हो गए। अब जरा रियलिटीज देखें माशाल्लाह कैसी कैसी कमाल की हैं। अब आज जरा अली हैदर की वीडियो का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि आप देखिए, अचानक 4 MNAs कराची से सफर शुरू करते हैं पेशकश की तलाश में कि कहीं से कोई पेशकश मिले। अचानक उन्हें अली हैदर साहब मिल जाते हैं, फिर वो वीडियो बन जाती है। फिर वो दोनों चारों जो है वो शाबाश लेने प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें शाबाश भी दे देते हैं। ये किसी मासूम सियासतदान या सियासी पार्टी का कमाल नहीं है। ये इस तरह के बाकमाल हुनर जो है ना, ये कहाँ होते हैं, ये मेरे ख्याल से आप सब के लिए मैं सवाल छोड़े देता हूं। तो गुजारिश ये है कि ग्राउंड रियलिटीज बदल चुकी हैं। सही। मैंने पहले भी अर्ज किया था, पहले इशारतन कहा था, वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनके ऊपर इस तरह से तनकीद खुले बंदों नहीं होती थी। उनको जो पीडीएम की मूवमेंट है जब से ये तश्कील पाई है और आज तक और आने वाले चंद दिनों में और शिद्दत के साथ, ये सारा प्रेशर ना इमरान खान के लिए था ना है। ये प्रेशर उनके लिए है जिनको पीडीएम की क़यादत कहती है वो लाने वाले हैं, पीडीएम की क़यादत कहती है वो सिलेक्टर्स हैं, जो भी नाम आप उनको दे दें, ये सारी रियलिटी सामने रख के डिबेट होनी चाहिए। ठीक। मजर साहब, ये कराची का जिक्र किया बुखारी साहब ने, ये एमक्यूएम को क्या मिला इस पूरे प्रोसेस से? हर बार वोट देते हैं, कहते हैं जी बस अब आखिरी दफ़ा है, हद हो गई है, बस हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ। फिर वही इस पूरे प्रोसेस से उनको क्या मिला? एमक्यूएम मजबूरी इस वक्त मजबूर है, और अगर आप उसे इस तरह कहें कि एक तरीके से माजूल है, और वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाते और ना कर सकते हैं अगर करने भी चाहें। वो सारे मुतालबात सबके सामने रखते हैं, पीपल्स पार्टी के सामने भी रखते हैं, इमरान खान साहब के भी सामने रखते हैं, ना उधर से बात बनती है ना उधर से बात बनती है, क्योंकि उनके बहुत से फैसले, बहुत से मुतालबात जो हैं वो ऐसे हैं कि ना सिंध गवर्नमेंट उनको पूरा कर सकती है ना वफाकी हुकूमत उनको पूरा कर सकती है, और वो अगर निकलना चाहें तो उनके लोग पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ केसेस जो है वो खोल दिए जाते हैं। ठीक। तो एक हाथ बंधा आदमी जो है वो, या हाथ बंधी जमात जो है वो जितना कर सकती है उतना करती है, इससे ज़्यादा वो मेरा ख्याल है उनके पास उनको उस तरीके से हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए जो सूरत। लेकिन ये मजबूर और माजूल जमात फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी तो फिर लूज करती चली जाएगी इस तरीके से। जो लोग जो भी इनके साथ अटैच हैं वो अपने होप खत्म होती जाएगी उनकी। ऐसा ही है और ऐसा ही नज़र आ रहा है। आगे सूरत हाल एमक्यूएम के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ठीक। रजा भाई, अपोजिशन की मूवमेंट सेनेट इलेक्शन के बाद शॉर्टली अगर आप कहेंगे तो क्या नजर आता है? जी देखिए, कल के नतीजे से, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कल का जो रिजल्ट होगा वो फिर जो सिमत है उसका तयन करेगा कि अपोजिशन जो है वो क्या रास्ता इख्तियार करेगी। अगर तो कल गिलानी साहब, चूंकि एक सादा सी अक्सरियत तो है अपोजिशन की पार्टियों को, अगर वो जीत जाते हैं और कोई मेडलिंग नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं होता, तो फिर मेरे ख्याल से ये तरीक़ाकार जो है यही अपनाया जाएगा कि शायद पंजाब में
से दोबारा से आगाज हो, जैसे कि अभी कोशिशें जारी यानी थी मैदान की जगह तहरीक फिर पे ऐवान एतमाद में लाने ज्यादा की। जंग होगी। जी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यकीनन जो धरने का पूरा प्लान है और आगे जो एजिटेशन का है जी, और लहजा जो है वो भी तुंद और तेज होगा, तो फिर हम तसादुम की तरफ ही बढ़ेंगे ठीक बात। जिसका कि खदशा था और जो पहले से पनप रहा है। और अभी यही मौका है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म से ये बावर करवाना ज़रूरी है इमरान खान साहब के लिए भी और मुक़्तदिर हलकों के लिए भी, कि वो इस तरह की जो मुल्क में सिचुएशन है उसको मज़ीद वो पोलराइज़ ना करें और ये आज़ादाना ये इंतखाब बिल्कुल होने ठीक। दें। ठीक। क्योंकि जब भी आपने इंतखाब या इस तरह के फैसलों में मेडलिंग हुई है या कोई इंटरवेंशन हुई है तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं निकलते। रजा साहब, ये मैं जी। कंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं लास्टली आपको कल वैसे जो अब तक की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, गिलानी साहब या संजरानी साहब, कौन जीतते हुए नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है। देखिए अददी एतबार से तो गिलानी साहब, लेकिन अगर फरिश्तों की मदद हुई तो फिर संजरानी साहब। ठीक। सलीम बुखारी साहब, गिलानी साहब या संजरानी साहब? मेरी मजाल है मैं रूमी साहब से इख्तलाफ करूं यार, खुदा के लिए क्या हो गया आपको? वो जो कह दिया उन्होंने ठीक कहा है। अच्छा चले जी, मदर साहब लास्ट सेंटेंस सर इसी सवाल के ऊपर कंक्लूड करते जमीर जीतेगा। जमीर हुसैन बिल्कुल इससे भी तबाक है। हैं। अच्छा, सलीम भाई बुखारी जमीर हुसैन जीतेगा, डन। ठीक। सलीम बुखारी साहब, मदर अब्बास साहब, रजा रूमी साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल फैसला हो जाएगा चेयरमैन सेनेट कौन होंगे। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।